मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश मोदी है तो मुमकिन है में आपका स्वागत है। 17 सितंबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन। इस दिन प्रधानमंत्री अपने जीवन के 75वें साल में प्रवेश करेंगे। पीएम मोदी लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बने, तो उनके नाम एक से बढ़कर एक उपलब्धियां भी हैं। उनकी लीडरशिप में बीजेपी पहली बार 303 सीटें जीतने में कामयाब हुई। इसी दौरान एक दौर ऐसा भी रहा जब देश के 21 राज्यों में बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकार बनाने में भाजपा कामयाब हुई। पीएम मोदी के कार्यकाल में बालाकोट, एयर स्ट्राइक, नोटबंदी, लॉकडाउन, आर्टिकल 370 जैसे मामले भी सामने आए जो चुनौती थे, और उनको खत्म करने के बड़े फैसले भी हुए। राम मंदिर का निर्माण भी एक उपलब्धि इस सरकार की है। तो आज बात करेंगे दुनिया के ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी के सियासी सफर की। चर्चा शुरू करेंगे इससे पहले आपको बता दें एक थोड़ा सा हाईलाइट कि एक बालक जो सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहता था, लेकिन गरीबी सामने आ गई, उसका दिल टूटा, लेकिन उसने हर चुनौती को स्वीकार किया। चाय बेचने में पिता की मदद की, लाइब्रेरी में घंटों बिताए, लीक से हटकर कुछ करने का जज्बा था। थोड़े बड़े हुए तो भारत भ्रमण पर निकले और त्याग तप के साथ आज देश और दुनिया के ग्लोबल लीडर की छवि के रूप में पहचाने जाते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे चर्चा करेंगे आज इस देश दुनिया के ग्लोबल लीडर की, क्योंकि खास मौका भी है, जन्मदिन का अवसर है। 74 साल पूरे करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। तो हम अपने पहले आपको गेस्टों का परिचय कराते हैं। सुरेश शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए बरिष्ठ पत्रकार हैं। खिलावन चंद्राकर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे सुरेश शर्मा सर आपसे। 17 सितंबर बहुत खास दिन देश के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। हालांकि भाजपा शासित राज्यों में तो ये उत्सव और एक सेवा अभियान के पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पहला कमेंट आपका। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, भारत के ग्लोबल लीडर हैं, और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो 140 करोड़ भारत को अपना परिवार मानते हैं। इसलिए यदि किसी ऐसे व्यक्ति का जो पूरे देश को अपना परिवार मानता है, उसका जन्मदिन जब आता है तो पूरे देश के लिए वो जन्मदिन मनाने जैसी स्थिति बनती है, और धीरे धीरे ऐसा वातावरण बनता जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हैं जो गैर कांग्रेसी हैं, और पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब नरेंद्र मोदी जी। जवाहरलाल नेहरू जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे या 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, तब देश में आजादी के आंदोलन की खुमारी थी, इसलिए उसके अंदर कांग्रेस के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, ना कोई विकल्प था। ऐसी स्थिति में नेहरू जी के ही प्रधानमंत्री बनने के चांस थे, और जो वो हुआ भी। पर उसके बाद कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बन पाया जो 2 या 3 बार चला जाए। 2 बार इंदिरा जी गई, तीसरी बार हार के फिर जीती वो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार। एक बिल्कुल इसमें पक्ष है कि तीसरी बार उनका जो बहुमत है वो अब उनके दल का संपूर्ण बहुमत नहीं है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने अपने कुव्वत से, पार्टी के सांगठनिक दृष्टिकोण से या मेहनत से और जनता के बीच में जिस प्रकार का भ्रम और विश्वास दोनों का कंपटीशन था, उसमें भ्रम को जो है थोड़ी सी ताकत मिल गई, और कंपटीशन जो है वो मोदी हार गए, यानी 240 सीटें आ गई, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब हो गए। और मुझे ये लगता है कि जो काम करने का उनका तरीका है, काम करने का उनकी शैली है, वो दोनों इस प्रकार की हैं कि
जिसमें भारत भी दिखाई देता है, जिसके अंदर ग्लोबल भी दिखाई देता है, जिसके अंदर आपको एक व्यक्ति की जिसको कह सकते हैं कि किस प्रकार से आर्थिक स्थिति सुधरे, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे, सारी चीजें इसके अंदर दिखाई देती हैं। या यूं कह सकते हैं कि यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू के डेवलपमेंट जो अपने आप में अद्वितीय था, उसके साथ यदि नरेंद्र मोदी की तुलना की जाए तो ये कहा जा सकता है कि नेहरू जी ने एक जबरदस्त डेवलपमेंट किया था, परंतु मोदी ने जो डेवलपमेंट किया है उसके अंदर उन्होंने भारतीयता को जो है समावेश किया है। उदाहरण के लिए ये कहा जा सकता है कि नेहरू जी ने भव्य बिल्डिंगें बनाई, लेकिन मोदी ने जो बिल्डिंगें बनाई उसमें दरवाजे पर गणेश जी स्थापित करके और भारतीय संस्कृति का समावेश उसमें किया। तो मुझे लगता है कि जो संस्कृति विलुप्त हो गई थी और इंदिरा गांधी के काल तक आते आते और जो मनमोहन काल तक आते आते संस्कृति पर हंसी मजाक होने लग गई थी, भारत की संस्कृति पर और अन्य बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी उन्हें वापस लेकर के आए और मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं करता हूँ कि जो भारत को चाहिए था, जो भारत की संस्कृति के लिए चाहिए था, वो नरेंद्र मोदी ने भारत को दिया है। जी, डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने से पहले का भी सफर है मुख्यमंत्री के बतौर, और उसके पहले उनका जो भारतीय जनता पार्टी में कई दायित्वों का, उसके ठीक पहले जब बालक थे तब संघ से जुड़ाव, मतलब एक ये कह सकते हैं कि त्याग, तपस्या, बलिदान और सभी संन्यास से राजनीति तक का सफर, ये इसको कैसे देखेंगे आप? और सबसे अहम कड़ी ये है कि वो कौन से ऐसे निर्णय रहे, आपको क्या लगता है, जिससे एक देशव्यापी छवि तो बनी ही नरेंद्र मोदी जी की, और पूरी दुनिया में भी उन्हें एक पहचान मिली और छाप छोड़ी उन्होंने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देश को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो 1947 के बाद पैदा हुआ, 1947 के बाद के पैदा हुआ जो प्रधानमंत्री, वो पहला मिला इस देश को, यानी कि वो अंग्रेजों के समय में पैदा नहीं हुआ था। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ध्यान हो कि जब 2014 में इनकी सरकार बनी तो उस महीने में जो अपने देश के तो किसी अखबार ने नहीं लिखा, पर गार्जियन न्यूज़पेपर जो इंग्लैंड का है उसने लिखा था कि पहली बार देश में ऐसी पार्टी की सरकार बनी है जिसकी अपनी स्वदेशी विचारधारा है, जो इंडिपेंडेंट विचारधारा है और स्वदेशी विचारधारा है, जो मतलब अंग्रेजों से प्रभावित नहीं है। और ये सेकंड बात थी। तीसरी बात ये थी कि देखिए, उन्होंने बाल्यकाल से ही बीच में उनका अज्ञातवास भी रहा और उन्होंने जो भी छोटी छोटी चीजें करी, उनकी फोटो अपन फेसबुक पे देखते हैं, चाहे वो स्काउट वाली ड्रेस के फोटो है, शायद एनसीसी वाले स्काउट वाले कोई फोटो है, और फिर उनके जो है हम देखते हैं कि कैसे कि पीछे की पंक्ति में बैठने वाला एक आदमी कैसे अमेरिका के व्हाइट हाउस जाता है, व्हाइट हाउस के उधर एक फोटो खिंचाता है व्हाइट हाउस की बाउंड्री पे अपने साथ के लोगों के साथ में, और उस फोटो उसके बाद फिर ऐसी स्थितियां आती हैं कि वो आदमी सब चीजों को लांघते हुए और गुजरात का मुख्यमंत्री बनता है। 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात का कायाकल्प कर देता है और गुजरात में वो स्थिति पैदा कर देता है कि गुजरात एक भारत का उन्नत राज्य बन ही जाता है, लेकिन दुनिया में गुजरातियों का एक बड़ा अलग, हालांकि गुजराती पहले से ही बहुत इंटरप्राइजिंग थे, लेकिन उसके बाद गुजरातियों को एक नई पहचान मिली और गुजरात का जो मॉडल है वो पूरे देश में अपनाया जाने लगा। इसको जो अपोजिशन वाले हैं, विपक्ष वाले हैं, वो ये कहते हैं गुजरात मॉडल मतलब हिंदुत्व का मॉडल। तो वो हिंदुत्व के मॉडल को आपने सुना होगा कि जब ये मुख्यमंत्री थे उसी समय डांग जिले में जो स्वामी असीमानंद वाला एक बहुत बड़ा अभियान चला था, जो आदिवासी इलाकों डांग जिले में बहुत सारा कन्वर्जन हो गया था, तो जितने मंदिर थे उन सब पे एक चर्च का क्रॉस लगा दिया था। तो स्वामी असीमानंद के टाइम पर उन्होंने पूरे डांग जिले में एक जबरदस्त अभियान चलाया और लोगों ने अपने अपने क्रॉस निकाल के फेंक दिए और वहां पर भगवा झंडा लगा दिया। तो पूरे देश, दुनिया का जो मीडिया था, जो लेफ्टिस्ट मीडिया था, उसने क्या फैलाया कि चर्च तोड़े जा रहे हैं, चर्च जलाए जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। जिन लोगों को ईसाई धोखे से बना दिया गया था वो सबके सब लोग जो है वापस से अपने उन्होंने घर वापसी कर ली थी और इस तरह से वहां पर उन लोगों ने अपना चेंज आ गया था। और उस दौरान एक और बात हुई थी कि ये जो जगह है ये वो जगह थी डांग जिला
जहाँ पर शबरी धाम है, जहाँ पर माता शबरी ने भगवान राम और कृष्ण को जो बेर खिलाए थे, उस जगह पर है। और जहाँ पे हनुमान जी का पैदा हुआ, हनुमान जी की जहाँ बर्थ हुई है, ऐसा कहा जाता है, अंजनी कुंड भी वहीं पर है। तो ये एक अलग फेज था। फिर उसके बाद एक फेज और आया कि छोटे छोटे गांव तक रोड बन जाना गुजरात में, हर गांव तक बिजली पहुंच जाना, छोटे छोटे जो मजरे और टोले होते हैं किसी गांव के, जहां पे 5 घर 6 घर है, वहां तक बिजली और रोड पहुंच जाना, ये गुजरात ने पहली बार करके दिखाया देश में, और वो भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। बिल्कुल। ये तो हो गई वो बात। अब उसके बाद 2014 जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए इनके बाकी पार्टियों का तो ठीक ही है, लेकिन खुद ही भाजपा में भी इतना आसान नहीं था इनको बनना इनको। लेकिन फिर स्वीकार्यता बढ़ी, फिर एकदम से इनको चेहरा बनाया गया, और उसपे 2014 का जो जिस तरह से जीत हुई है, वो अपने आप में एक ऐसी चीज हुई है जो अभी थोड़ा अपन डिस्कस कर चुके हैं कि लोगों ने लिखा कि पहली बार ऐसी पार्टी जीती है, ऐसी विचारधारा के लोग जीते हैं जो स्वदेशी मूल की विचारधारा है जी। तो ये सब करते करते, और फिर ग्लोबल लीडर, आप सोचिए हम 2014 से पहले भी विदेश जाते थे और 2014 के बाद भी एकदम से इतना अंतर आ गया। जैसे ही विदेशों में भारत को अपने इंडियन पासपोर्ट की जो वैल्यू वैसी होने लगी, हालांकि अमेरिका जैसी आज भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अपने पासपोर्ट की बहुत जबरदस्त वैल्यू हो गई। और उसके साथ ही नरेंद्र मोदी की एक बड़ी खासियत जो मानी जाएगी, जो पाकिस्तान हमको बात पे परेशान करता था, जो हमको लगभग हर दिन हम उससे परेशान रहते थे, उसका वो हाल कर दिया कि बिना गोली चलाए, बिना लड़ाई करे, बिना किसी युद्ध के उसको भिखारी बना दिया। तो ये सारी चीजें हैं। और ग्लोबल लीडर की जो आप सोचिए, यूक्रेन और रूस की लड़ाई में पूरी दुनिया की नजरें इस बात पे है कि नरेंद्र मोदी आप कैसे भी करके मध्यस्थता करें और इसको खत्म करें। और ऐसी उम्मीद दिख रही है कि काफी जो इन्होंने कोशिशें की है वो कहीं ना कहीं दिखने भी लगी है धरातल पर। तो अब कुल मिला के ये कहना चाहिए कि आज जो है भारत का आदमी जब विदेश की धरती पे पैर रखता है तो उसको शर्म नहीं आती है। आज उसको फख्र का एहसास होता है कि हम एक ऐसे देश से आए हैं, और वो देश जो कि किसी जमाने में बुरी स्थिति में था। जब AK एंटोनी ने कहा था कि AK-47 जैसी एक बंदूक के बारे में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 15,000 से ज्यादा नहीं दे सकता बंदूक के लिए। तो फिर मजबूरी में कम खराब क्वालिटी की इंसास राइफल भारतीय सेना को दी गई, और जो है वो उन्होंने कहा इससे ज्यादा पैसे है नहीं, और वो इंसास की क्या कमियां हैं वो हम सब जानते हैं। आज स्थिति ये है कि हमने रक्षा के संबंध में सारी चीजें खरीद ली है, ऐसी कोई चीज नहीं है, और दुनिया में हम सुपर पावर बनने की कगार पर है। खिलावन चंद्राकर जी, सबका साथ सबका विकास से शुरू हुई ये परिपाटी मोदी की गारंटी तक आ गई, और मोदी की गारंटी पर जनता की मोहर भी लग गई। आप क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी देश में एक बड़े लीडर के रूप में उभरे हैं, और जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के बारे में के रूप में तीसरी बार उन्होंने कार्यकाल शुरुआत की है जी। मैं देखता हूं कि उनके जन्मदिन पर जिस तरह से भाजपा सेवा सप्ताह के सेवा पखवाड़ा के रूप में उसको मनाने का निश्चय किया है, नए कुछ ना कुछ प्रयोग करती है भाजपा इस बारे में कि अभी सेवा सप्ताह है, और पहले तो जो अंत्योदय तक जो गरीब जो है योजनाओं से वंचित थे उनको भी ढूंढ कर उनको योजनाओं का लाभ देने का काम किया। तो ये तो मध्य प्रदेश की सरकार का एक एजेंडा ही कह लें इसको, कि कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक पूरा पखवाड़ा, जन्मदिन विशेष। देखिए महेंद्र जी की जिस तरह से हमने देखा और पाया कि एक ग्लोबल लीडर के रूप में उनकी पहचान लगातार बनती जा रही है। ठीक है। जिस तरह काफी कड़े निर्णय लिए हैं उन्होंने खिलावन चंद्राकर जी, जो अपने पूरे कार्यकाल में 2014 से अभी तक। सुरेश शर्मा सर, ये जी बड़े निर्णय लिए हैं निश्चित रूप से, चाहे कश्मीर से धारा 370 को हटाने का निर्णय हो, चाहे
सीए का निर्णय हो, चाहे हम देखते हैं कि आतंकवादी घटनाएं जो है कश्मीर में कम हुई है और कश्मीर में पहले से बेहतर शांति का वातावरण निर्मित हुआ है। अभी भी कुछ छिटपुट घटनाएं हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार आतंकवाद को के खात्मे के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से वंदनीय है। बिल्कुल। सुरेश शर्मा सर, साथ ही आप चलिए थोड़ा सुरेश शर्मा सर के पास चलते हैं, आपके पास वापस लौटते हैं खिलावन जी। सुरेश शर्मा जी, सबसे अहम चीज 2014, 2019 और 2024 क्या उपलब्धियां देखते हैं आप, वो खास निर्णय जिन्होंने देश की छवि तो बदल दी, साथ में एक लीडरशिप की छवि भी बदली कि ऐसा होना चाहिए लीडर किसी भी राजनीतिक पार्टी का? देखिए, जिस तरीके से 2014 के बाद एक वातावरण बना कि हम कैसे ऐसे निर्णय कर सकते हैं जिन निर्णयों से देश की अर्थव्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था और देश की प्रतिष्ठा, ये तीनों में परिवर्तन आ सकता है। तो मुझे लगता है कि जो आर्थिक सुधार के कार्यक्रम पहले से चले हुए थे, उनको उन्होंने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। और चूंकि आतंकवाद को भी उसको जोड़ करके देखा जा सकता है, अर्थव्यवस्था में जो नकली नोटों के प्रवाह था उसको देखा जा सकता है, काले धन के रूप में जो एकत्र की गई राशि थी उनको देखा जा सकता है, उसमें नोटबंदी का जो है एक बड़ा असर हुआ। जब लोग ये कहते हैं कि सारे ही नोट वापस आ गए तो इसका लाभ क्या हुआ, तो आयकर विभाग ने जिन कंपनियों को फर्जी पाया और जिन लोगों के नोटिस जारी करके और जो कार्रवाई की है उसकी उस समय वो चर्चा करना भूल जाते हैं। जिन्हें अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है वो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि नोटबंदी का कोई मतलब नहीं हुआ उससे जनता के, क्योंकि बड़े कॉज के लिए कोई ये कहे कि साहब 2500 रुपया निकालने के लिए लाइन में लगे थे, ये एक राजनीतिक नासमझी का जो विषय है जिसको लोगों ने उपयोग में लाने की कोशिश की, लेकिन देश को इसमें भ्रमित करने की स्थिति में वो सब लोग नहीं आ पाए। और इसके बाद जो अन्य काम हुए हैं उनके अलावा यदि दो महत्वपूर्ण उल्लेख करने वाली बात कर सकते हैं वो ये कि जो राजनीतिक भूल जिस देश भर में हुई थी, देश में हुई थी, उनको जो है ठीक करने का काम किया गया, जिसमें धारा 370-35A का एक ऐसा विषय है जिस विषय ने पूरे न केवल भारत को अपितु आसपास के देशों को भी प्रभावित किया है। और पूरे समूचे विश्व में ये संदेश गया है कि भारत एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा है जिसने कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में ऐसा निर्णय लिया है जो निर्णय किसी युद्ध में जीतने के बाद के निर्णय जैसा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ। आप देखिए कि जो सामाजिक संघर्ष के विषय थे, असमानता के विषय थे, उनकी तरफ भी ध्यान दिया गया। राम मंदिर का निर्माण सामाजिक संघर्ष का जो है देश भर में बना हुआ था, उसके बाद अन्य स्थानों पर परिस्थितियों में बदलाव आया है। उस बदलाव का उदाहरण यदि देना हो तो कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में दिया जा सकता है कि बहुसंख्यक समाज ने किस प्रकार से अतिक्रमण या अवैध निर्माण को जो है केंद्र में लिया और उसको ठीक कराने की कोशिश की, क्योंकि कई चीजें जो हैं वो न कहने के बावजूद भी उनको देखने भर से चिंता होती है कि किसी भी धार्मिक स्थल का इतना भव्य, इतना लंबा चौड़ा बना करके जो है उसकी आवश्यकताएं क्या हैं। और मुझे लगता है कई बार इन विषयों पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा समानता का जैसा मैंने उल्लेख किया है तो उसका ये कि आपने जो है 3 तलाक के मामले से लगा करके, वक्फ बोर्ड को लगा करके, और जो हिंदू समाज के लिए जो विभिन्न प्रकार के बिल बने हुए हैं और उसको जैसे उत्तराखंड से एक सिविल कॉमन कोड का जो एक कानून बनाने की कोशिश की गई है, जिस प्रकार से असम के अंदर कुछ कानून बनाने की कोशिश की गई है, तो इनका अभिप्राय ये नहीं होता कि ये राज्य के सब्जेक्ट्स हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व से पूछे बगैर इस प्रकार के निर्णय नहीं हुआ करते हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्र ने ये निर्णय किया है। और यदि अन्य विषयों पर हम देखें, जैसा अभी हमारे साथी मित्रों ने इस बात को उल्लेख किया है कि विश्व जो है यदि किसी भी प्रकार के युद्ध संकट में है, तब ये ध्यान में आने वाली बात है कि जो भारत की ही संस्कृति है, सनातन संस्कृति जिसको कह सकते हैं, वो ही शांति की दृष्टि से विश्वसनीय है। और इसमें हमें ये विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ शांति की जो परिभाषा है वो एक विश्व के लिए पहले कभी संदेश हुआ करती थी,
उसको फिर से उभार करके नरेंद्र मोदी ने बताया कि सनातन का अभिप्राय जो है असहिष्णुता नहीं है, सनातन का अभिप्राय जो है वो शांति है, समन्वय है और भाईचारा है। तो लोगों ने विश्वास किया कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो रूस वामपंथी है, चीन वामपंथी है, इसके बावजूद भी वो चीन के सारे प्रयास विफल हो गए। लेकिन दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जो है वो भारत पर और भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा करते हैं, जिसके कारण उम्मीद जगी हुई है विश्व के अंदर कि ये जो खतरनाक चलने वाला, लंबे समय से चलने वाला युद्ध है, ये समाप्त हो जाएगा और एक प्रकार से विश्व में जो विश्व युद्ध की संभावनाएं दिखाई देने लग जाती है कभी कभी बार, या उसके लिए प्रोपगंडा शुरू हो जाता है, अणु युद्ध की चिंता होने लग जाती है, उससे निजात पाने की बात होगी। एक बात बड़ी उल्लेखनीय है और वो ये है कि इस समय देश में ये 2024 के चुनाव के समय भी हम सब लोगों ने देखा, काफी अच्छे से समझ में आ रहा है और अब तो उसके बारे में शिवराज जी की भी टिप्पणी आई थी कि जो विदेशी कंपनियां हैं या वो देश जिनको भारत की जो बढ़ोतरी से या भारत के शक्तिशाली होने से नुकसान है, वो भारत की चुनावी राजनीति को प्रभावित करते हैं। हमें इस बात का, ठीक है विदेश की शक्तियां तो करेंगे ही, उनसे तो मुकाबला करने के लिए भारत तैयार है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग भी जब उस प्रकार की भाषा बोलने लग जाते हैं तब वह हमारे लिए चिंता का विषय होता है, क्योंकि इस देश में अनेकों हमारे पास ऐसे उदाहरण है कि यहाँ जयचंद भी हुए हैं, मीर जाफर भी हुए हैं। तो इसी प्रकार के जो लोग जयचंद बन करके भूमिका निभा रहे हैं देश के नुकसान में, उसके बारे में भी आने वाले समय में चिंता की जाएगी। बस इतना कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसे व्यक्ति ने हमें जो है नेतृत्व प्रदान किया है, जिन्होंने व्यवस्थाओं को भी बदला है, जिन्होंने कार्य पद्धति को भी बदला है और जिन्होंने इस मान्यता को भी बदला है कि भारत जो है वो विकास नहीं कर सकता, या एक परिवार जो है वो ही, या दो परिवार ही, या चार परिवार ही इसमें विकास कर सकते हैं। और समापन के मेरी बात का पूर्ण करने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरे जैसे व्यक्ति की जो दिन भर सोचता रहता है, चिंतन करता है, उसकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल के नेतृत्व को हम उठा करके देख ले, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हों चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हों, उनके अंदर कोई भी नेतृत्व हमको ऐसा दिखाई नहीं देता। हमारे दोनों मित्र साथ हैं, वो भी इस बात को संज्ञान में ले सकते हैं, उनको टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने संज्ञान में ये ले सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक देश का ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिसका नेता किसी देश के बारे में और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक यदि क्षेत्रीय दल है तो कोई विजन प्रस्तुत करने की स्थिति में होंगे। हम एक दल को उठा करके देख लें, जिसको चिमटे से उठाने की कोशिश करेंगे, उसके नेता के पास केवल छिछोरियाई बातें करने के अलावा देश और अपने प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार का कोई विजन दिखाई नहीं देता, ना कोई कहता है ना कोई बातें करता है। केवल जिसको कह सकते हैं ना कि भ्रम पैदा करो, अफवाह फैलाओ और उसकी आड़ में गफलत के वोट प्राप्त करो। यदि गफलत के वोट भी प्राप्त करके सत्ता प्राप्त की जाएगी तो वो करेंगे क्या, ऐसा कोई विजन अभी तक कोई बता नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से प्रतिदिन अपने विजन का स्पष्टीकरण करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। जी चलिए, डॉक्टर राजेश जौहरी जी, सबसे अहम चीज देखिए, सुरेश शर्मा सर ने बड़े जो है बहुत सदे हुए शब्दों में और बहुत कुछ बयां कर दिया, लेकिन अब 2014 से 24 तक के सफर में कुछ नफा दिखे तो कुछ नुकसान भी हुए। इन नुकसानों की वजह क्या मानते हैं आप? क्या कहीं नेतृत्व में कहीं कोई कमी नजर आ रही है, या फिर चूंकि 2024 में जो दायरा घटा है देश के अंदर, संसद के अंदर, उसमें चुनौतियां क्या देखते हैं आप प्रधानमंत्री के लिए या मोदी सरकार के लिए? देखिए, जो कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात होती है, पर ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत खराब चीज होती है। और उसी ने जो 400 पार का नारा अगर नरेंद्र मोदी नहीं देते तो, अब 400 पार का नारा दिया तो लोगों को लगा अगर हम वोट नहीं भी देंगे तो 350 तो आ ही जाएंगी सीटें, और उस चक्कर में लोग घर से नहीं निकले, इनके वोटर घर से नहीं निकले, और इनके जो विरोधी थे वो 400 पार से इतना डर गए कि उन लोगों ने जी भर के वोट किया। देखिए, इंदौर गवाह है उस बात का कि जिस तरह से नोटा पे वोट पड़े हैं, और नोटा पे जितनी संख्या में वोट पड़े हैं पूरे देश में कभी नहीं पड़े, एक बड़ा इतिहास बन गया वो। तो अब जब नोटा पे इस कदर वोट पड़ सकते हैं तो फिर बाकी पार्टियों, बाकी जो प्रत्याशी हैं उन पे कैसे वोट पड़े होंगे देश भर में, हम समझ सकते हैं उस वोट पैटर्न को। तो ये कहीं ना कहीं ये गलती हुई है, और ऐसा लगता है कि अमित शाह जो हैं, जिनको हम बहुत समझते थे कि बहुत बड़े चाणक्य हैं, लेकिन उनकी जो
ठीक है 370 अच्छे से निपट गया, बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन कई चीजों में उनकी सारी पॉलिसी फेल होती हुई दिख रही है। तो अभी चुनौतियां बची हुई हैं, बहुत सारी चुनौतियां खूब बची हैं। अभी जॉर्ज सोरोस नाम की एक बड़ी चुनौती है, जो अमेरिका में अभी अपने सारे नेता जो जा रहे हैं अमेरिका जा रहे हैं, बार बार वही शिक्षा लेने जा रहे हैं उसी से। आपने अगर देखा होगा तो कुछ मीम बने हैं और फेसबुक पे और ट्विटर पे और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे टीचर्स डे के दिन एक कार्टून बहुत जबरदस्त चल रहा था। उसमें ये था, जॉर्ज सोरोस था एक तरफ कि थैंक यू माय टीचर, और नीचे अपने देश के एक मेन नेता थे। आप ये सब समझते हैं कौन हो सकते हैं वो। तो वो जो अमेरिका जाते हैं यही ट्रेनिंग लेने के लिए कैसे। अच्छा, सवाल ये है कि आप एक आदमी को, मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान भेजते हैं कि आप पाकिस्तान से वो जाके प्रार्थना करता है कैसे भी नरेंद्र मोदी को हराओ, और एक आदमी अमेरिका जाता है जॉर्ज सोरोस से बात करता है कि कैसे भी करके इसको हराओ। तो सवाल ये है कि अगर हम किसी भी संप्रभुता वाले देश, सॉवरेन नेशन में, किसी उसके इंटरनल मामलों में, जो कि चुनाव जो है उसका इंटरनल मामला है पूरे तरीके से, उसमें किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप की बात अगर करें तो वो चिंता की बात है। लेकिन उसी देश के नागरिक और जिम्मेदार नेता, विपक्ष के सबसे बड़े नेता, वो अगर बात करें जाकर कि नहीं आप मदद करो हमारी, कैसे भी करके नरेंद्र मोदी को हराना है, भाजपा को हराना है, आरएसएस को हराना है, तो हम समझ सकते हैं कि देश के लिए कितनी खतरे की घंटी है। और एक बड़ी बात यह है कि लगभग 30% लोग उस विचारधारा से जिसे कहना चाहिए संक्रमित हैं, अपन ये नहीं कहेंगे प्रभावित हैं, उस गंदी विचारधारा से संक्रमित हैं 30% लोग इस देश में। तो अभी ये मतलब कुल मिलाकर ये चुनौतियां अभी बकाया हैं कि इनसे भी जूझना है, उलझना है और सुलझ के निकलना है। अभी विधानसभा चुनाव में, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में देखेंगे, और देखिए बांग्लादेश की घटना के बाद तो कुछ लोग लगातार ये जिसे कहना चाहिए मन्नत कर रहे हैं कि भारत में भी ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल, और खुलेआम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनके पूरे सिस्टम की जो सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उन लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं तो निश्चित तौर से कुछ इस जो कहते हैं कि कमी से कुछ ना कुछ तो सबक और सीख ली होगी, संभावनाएं देखेंगे। नहीं लिए अभी तक कोई सीख लेते हुए नहीं दिख रहा है। चलिए खिलावन जी, मध्य प्रदेश को जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है देश की बागडोर संभाली, तब से मध्य प्रदेश पर विशेष फोकस रहा। मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या कुछ अहम रहा उनका पूरा अभी तक का ये प्रधानमंत्री वाला सफर? देखिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कोशिश की और बहुत ज्यादा परियोजनाएं जो है मध्य प्रदेश को देने का प्रयास किया, और उसी का प्रतिफल है कि आज हम विकास की दृष्टि से बहुत लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दोनों वक्ता साथियों ने, मेरे मित्रों ने जिस तरह से बात कही, लेकिन मुझे लगता है मोदी जी के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आधारभूत संरचना का विकास हुआ है, उस पर बहुत फोकस किया जाना चाहिए। ठीक, मैं बताना चाहूंगा कि हम सामरिक दृष्टि से अपनी स्वदेशी मारक क्षमता को या स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने में बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं। हम न सिर्फ अस्त्र का निर्माण स्वदेशी तकनीकी से कर रहे हैं, बल्कि विश्व स्तरीय न सिर्फ लड़ाकू विमान बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी हम मतलब कुल मिलाकर रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मजबूती के क्षेत्र में हो, चाहे अंत्योदय को उत्थान के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश पर विशेष फोकस रहा और सबसे ज्यादा ट्राइबल को ज्यादा फोकस किया है। सुरेश शर्मा सर, एक कमेंट्स और आपसे लेंगे कि मध्य प्रदेश की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कुछ ना कुछ ऐसा लगता है जैसे एक स्लोगन आया था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, तो क्या लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है मध्य प्रदेश के लिए सब कुछ? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के प्रति जो है ध्यान है, क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रभारी के रूप में वो रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ उनके संपर्क होने का मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है। लेकिन इसके साथ ये भी कहना पड़ेगा कि मुझे अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी या गैर भाजपाई सरकार के द्वारा इस प्रकार के आरोपों जैसा गंभीर सुनाई नहीं दिया जिसमें ये कहा गया हो कि
हमारे राज्य के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो मुझे अभी तक ऐसा कोई शायद आपको भी नहीं सुना होगा जी। इसका अभिप्राय ये है कि यदि भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के तीसरे स्तर पर ले जाना है तो हमें सभी राज्यों को समान रूप से विकसित करने की कोशिश करना पड़ेगी। और मुझे लगता है इसमें कोई भेदभाव नहीं है। एक और उदाहरण सबसे बड़ा है जो मध्य प्रदेश के साथ भी जुड़ेगा मेरे इस कथन के बाद कि G20 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें पूरे राज्यों में लगभग भ्रमण कराने की कोशिश की गई ताकि पूरे विश्व को ये मालूम चले कि भारत का जो विकास है वो एकीकृत विकास है और सभी जगह उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। और इसी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसी व्यवस्था को अपने यहाँ अंगीकार करके ग्लोबल समिट जो ये इंडस्ट्रियल समिट कराने की या बैठकें कराने की कोशिश की है वो भी उन्होंने संभागवार प्रारंभ की है। तो उससे ये लगा कि मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, ये उद्योगपतियों को, निवेशकों को उसके बारे में स्थानीय स्तर पर जानकारी मिलेगी। और ये कंसेप्ट जो है G20 के नरेंद्र मोदी जी के कंसेप्ट से इन्होंने प्राप्त किया है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश, आप एक चीज और मैं जी देखिए कि जो एक प्रकार का मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग सिस्टम बड़ा जबरदस्त है जी कि पीएमओ इतना शक्तिशाली होना, सब प्रकार की व्यवस्थाओं का ध्यान देना, कहाँ अच्छा कहाँ गड़बड़ हो रही है उसको संभालना। तो ये सारा जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम रखा है वो सब अन्य प्रशंसाओं के बावजूद भी ये कहना पड़ेगा कि जिस तरीके का काम होना चाहिए और जिस दृष्टिकोण का काम होना चाहिए वो वर्तमान में चल रहा है। बहुमत का माया तब भी रहा है, चार चौरस लगा हुआ है उसके बावजूद भी हुआ है। और यदि मान लो अडानी अंबानी को दिन भर गाली निकाली जा रही है तब भी हो रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर के विदेशों में जाकर के यदि भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है उसके बावजूद भी भारत की प्रगति पे बाधा नहीं आ रही और मुझे नहीं लगता कि अब आएगी, क्योंकि लोग ये समझने लग गए हैं कि ये जो काम हो रहा है ये निस्वार्थ भाव से हो रहा है और इसमें किसी भी प्रकार, क्योंकि पहली बार देश में, मैं ये बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ कि पहली बार किसी रक्षा सौदे की खरीदी की फाइल देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बुलवाई और बुलवाने के बाद ये कहा कि नहीं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक बात। मेरा कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट यदि चाहता तो इससे पहले की खरीदी की फाइल भी ऐसे ही बुलवा करके एक बार देख तो ले पहले क्या होता था। तो ये एक बड़ी बात है कि यदि रक्षा सौदों की खरीदी में भ्रष्टाचार नहीं मिलना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संदेश आता है तो ये अच्छी बात है, ये बेहतर बात है। चलिए, बहुत समय लिया आपका सुरेश शर्मा सर, खिलावन चंद्राकर सर और डॉक्टर राजेश जौहरी जी, बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी बातें करने के लिए। खास अवसर है तो इसीलिए जो है कम से कम एक चर्चा के रूप में कुछ ऐसे जो पॉइंट्स निकल कर आए जो हमारे दर्शक समझ सकेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ग्लोबल लीडर हैं और मध्य प्रदेश से उनका क्या नाता है। तभी ये स्लोगन दिया गया था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नरेंद्र दामोदर दास मोदी सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।